इस वाली वीडियो लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि सेटों की ओटी किस पेपर में ओटीओ को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे हर दिन। तो पहले नंबर की सेट एक की हम प्रैक्टिस कराते हैं आज। तो देखते हैं पहला नंबर सेट। सेट में हम सबसे पहले देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, वो टिक मतलब सही विकल्प। तो इसमें बोला गया है पहले नंबर के सही विकल्प में बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य होंगे। यानी कि कभी भी आपको किसी के शून्य का ज्ञात करनी हो तो उसको जीरो के बराबर लेके चलेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर जीरो। ठीक, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर ये माइनस का इधर भेजेंगे प्लस का। अब आप देखेंगे इसका वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स आएगा और इसका वर्गमूल लेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस रूट के अंदर 3। ठीक, क्योंकि ये पावर इधर आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, माइनस वो प्लस माइनस रूट 3। आगे बोला गया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध। यानी कि देखो यहाँ पर 3 प्रतिबंध बनते हैं जब आप एक रैखिक समीकरण को ग्राफ के द्वारा निरूपित करते हैं। तो दो रेखाएं बनती हैं और दोनों रेखाओं की स्थिति 3 तरह से हो सकती है। पहले नंबर में रेखाएं समांतर हो सकती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी हो सकती हैं और रेखाएं समपाती हो सकती है, मतलब एक रेखा के ऊपर एक रेखा। तो हम आपको तीनों कंडीशन बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर रेखाएं समांतर है तो कंडीशन बनती है a1/a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। ठीक, अगर आपकी रेखाएं समांतर होंगी तो इस कंडीशन को फॉलो अपन करेंगे। अगर रेखाएं प्रतिच्छेद होंगी तो प्रतिच्छेद के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 अगर प्रतिच्छेद है तो। और संपाती है तो इसके लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रतिच्छेद के लिए, तो प्रतिच्छेद के लिए ये वाली कंडीशन लागू होगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड। ठीक, अब देखो थर्ड नंबर की, जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान। यानी कि जब कोई वर्ग समीकरण दिया जाए और उसके मूल हो समान, तो मूल समान के लिए एक शर्त होती है विविक्तकर 0। यानी कि विविक्तकर जो होगा यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होती है। अब यहाँ पर आप अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर वैसा के वैसा, ये माइनस का इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा प्लस का। तो कंडीशन बन जाएगी बी स्क्वायर बराबर 4ac, जो कि आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन है। अगला देखो, एक एपी दी गई है और आपसे पूछा है समांतर यानी सारवंतर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 हो गया तो 2 नंबर कम हो गया, फिर और चले तो माइनस और 2 कम हो गया, फिर और चले तो 2 कम। यानी कि हर बार 2 कम हो रहा है तो अपन कह देंगे सारवंतर जो चल रहा है माइनस का 2 है। कम होता है तो माइनस में आएगा, ज्यादा होता है तो प्लस में आएगा। आगे देखिए 5 नंबर की यूटी, इसमें बोला गया है प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल। तो आपकी किताब में ये चित्र बन के दिया है और उनका नीचे ये समयकाल लिखा है। ठीक है, तो ये देख लो 640 से 546 है, तो ये आपका ये वाला सही है। ठीक है, इसको तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। आगे देखिए, बिंदु पी ऑफ 2,5 की एक्स अक्ष से दूरी। देखो अगर इसे पूरा डिटेल में देखें तो डिटेल में अपन ऐसे लिखेंगे, जैसे मान लो ये आपका कार्तीय तल है और इसमें अगर इस वाले बिंदु को ढूंढे तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ समथिंग 2 हो जाएंगे और यहाँ पर अपन चलेंगे तो यहाँ पर 5 के होगा। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ बिंदु आ जाएगा 2,5। अब पूछ रहे हैं एक्स से दूरी, तो एक्स आपकी यही तो है, यहाँ से दूरी देखो यही तो दूरी होगी, तो ये दूरी कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 सही है। लेकिन अगर शॉर्ट में देखा जाए तो आपसे पूछा गया है एक्स अक्ष से दूरी। तो शॉर्ट के लिए तुम ऐसा जाने कि अगर एक्स अक्ष से पूछ रहे हैं तो वाई निर्देशांक को देखेंगे, ये देखो वाई निर्देशांक 5 है। अगर वाई अक्ष से पूछते तो एक्स निर्देशांक को देखते, तो यहाँ पर एक्स अक्ष से पूछा है तो कितना आ जाएगा 5। यानी एक्स अक्ष से दूरी पूछी गई है तो वाई निर्देशांक होती है, और वाई अक्ष से दूरी पूछी जाए तो एक्स निर्देशांक होती है। यहाँ एक्स अक्ष से पूछी गई है तो इसीलिए इसका ऑप्शन 5 आएगा, क्योंकि 5 वाई पे लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही विकल्प सॉल्व होते हैं। आगे देखिए, अब आपका रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में देखो पहले नंबर का जो कथन लिखा है वो आपकी अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन है। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय ये बताती है कि कोई भी अभाज्य संख्या होती है, जैसे मान लो 20 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 5। अब ये जो गुणनखंडन है अगर इसका क्रम बदल दिया जाए ऐसे करके तब भी आपका 20 ही रहेगा। तो अगर क्रम को ध्यान में ना रखें तो ये जो गुणनखंडन है ये किसी और का नहीं है, मतलब ये अद्वितीय है।
तो प्रीमियम में यही बता गया है कि कोई भी अभाज्य संख्या है उसका जो गुणनखंडन होगा वो अद्वितीय होता है। तो यहाँ पर देखो पूरा ये कथन लिख रहे हैं, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए कैसा होता है, अद्वितीय, यानी कि और किसी का नहीं होगा तो ये अद्वितीय होगा। अद्वितीय लिखना गलत हो गया मेरा, यानी कि यहाँ आ जाएगा आपका अद्वितीय। ठीक, इस तरीके से आपकी पहला सवाल। आगे देखें, दो बहुपदों का गुणनफल। देखो जब एक बहुपद मान लो उठा लो ये, और दूसरा बहुपद भी उठा लो ये, तो देखो एक बहुपद से दूसरे बहुपद में गुणा कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा x³ प्लस x। यानी कि हम सीधा, हमारा पर्पज ये है कि जब एक बहुपद का दूसरे बहुपद से गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी जो आएगा वो बहुपद ही होगा। जैसे सम संख्या का गुणा सम संख्या से करते हैं तो सम संख्या आती है, वैसे ही दो बहुपदों का गुणनफल भी एक बहुपद होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो आपका आएगा बहुपद। आगे देखे थर्ड नंबर की ओटी में। थर्ड नंबर की ओटी में बोला गया है कि समीकरण दे रहे हैं, वर्ग समीकरण, और वर्ग समीकरण में हम क्या कर रहे हैं, वर्ग समीकरण में हम क्या कर रहे हैं कि इसका विभक्तिकर पूछ रहा है। तो जैसे कि हमने तुम्हें बताया था, विभक्तिकर के लिए सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब इस वर्ग समीकरण में ये जो मान होता है ये आपका a का है, ये जो मान है ये आपका b का, और ये जो मान है ये आपका c का है। तो इसमें लगा दो, b का मान कितना है, -2 है, तो -2⁴ -4 गुणा a का मान कितना है, 3 है, 3 लगा दो, और c का मान कितना 1/3 लगा लो। 3 से 3 कट गए, 2 का वर्ग करेंगे 4, माइनस के 4 जी कट जाए, कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो आंसर कितना आएगा 0। अब देखेंगे अगला आपका फिलिंदा ब्लैंक्स कौन है, मतलब खालिस्तान कौन है। इसमें बोला गया है कि एपी ये 5, 10, 15 का 10वें नंबर का जो पद है वो कौन सा आएगा। तो 10वें नंबर के पद के लिए सूत्र होता है a10 बराबर a प्लस नॉट d। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं a जो है वो पहला पद है तो 5 है, और d जो होता है वो अंतर होता है। देखो 5 से 10 गए, 10 से 15 है, तो हर बार 5 चल रहा है तो 5 का है, मतलब 5 ज्यादा हो रहा है तो 5 का अंतर चल रहा है। कितना आ जाएगा, 5 में 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर कितना ऑप्शन है, क्लियर है। आगे देखें, दो समान कोणिक त्रिभुजों की उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखो जब दो त्रिभुज के कोण समान होते हैं, कोण कैसे हो, समान, तो उनकी जो भुजाएं होती हैं ये समान अनुपात में होती है। ध्यान रखें, कभी भी अनुपात बनेगा वो समान बनेगा, तो यहाँ पर समान आएगा। अगर दो त्रिभुजों की कोण समान है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी समान होगा। क्लियर है, ये पहले से ही फिक्स है, समरूप त्रिभुज की एक शर्त है ये। आगे देखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल याद करना पड़ेगा तुम्हें, सूत्र θ/300 πr² होता है। ठीक है, आगे देखें, पहले स्टेटमेंट बोला गया है 3 असररेख बिंदुओं से होकर एक वृत्त जाता है, बिल्कुल जाता है। अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पे होती हैं तो ये सररेख होता है, और 3 बिंदु असररेख होते हैं तो त्रिभुज का निर्माण करते हैं, और त्रिभुज से होकर एक वृत्त जाता है। तो ये आपका सही बोल रहा है। आगे देखें, आगे में क्या बोला गया है कि एक गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन देखा जाए तो 4/3 πr², πr² नहीं πr³ उसके पृष्ठ के बराबर होता है। पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है πr², यानी गोले का आयतन ये होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ये होता है। अब वो कह रहे हैं कि अगर बराबर हो, ये दोनों कैसे हो बराबर, तो देखो ये और ये बराबर लगा दिया, तो त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी 3। क्या सही है, देखते हैं। ये वाले 4 से ये वाले 4 कट गए, पाई से ये पाई कट गया। अब ये r² है, गुणा में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाग में, तो यहाँ हो जाएगा r⁴ r⁴2, और ये 3 है, इधर जाएगा, यहाँ 1 बचा है तो यहाँ 3 गुणा हो जाएगा। ठीक, तो ये और ये कट जाएगी, r बचेगी, और यहाँ कितना आ जाएगा 3। तो आपका 3 सही, बिल्कुल सही बोल रही है। यानी कि जब गोले का आयतन और पृष्ठ बराबर होता है तो आंसर यानी त्रिज्या कितनी होती है 3 होती है, तो वो सही कह रहे हैं। ठीक है, अगला देखो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो एक बार हम दोबारा से बता देंगे। ठीक है, देखो जैसे गोले का आयतन जो होता है 4/3 πr³ और वक्रपृष्ठ होता है πr²। तो देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ कितना बचा r⁴3 बराबर 3/3, और यहाँ r²। ठीक है, अब हमने देखा ये इधर गुणा कर दो, कितना आ जाएगा r⁴3 बराबर 3r²। अब अपन ने देखा ये पूरे में r⁴2 का भाग देने पर, तो यहाँ r⁴2 का भाग देने का, ये गुणा में इधर आई भाग में,
ले हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ये गुणा में आर इधर आएगी भाग में, तो यहाँ आ जाएगा आर की पावर 3 बटे में आर स्क्वायर बराबर 3। और ये देखो 3 पावर से 2 पावर कम हो जाएगी, आर बचेगी, तो आर बराबर 30, तो इसलिए ठीक है। वो चाहे जैसे समझ लो, चाहे डिटेल में समझ लो, चाहे वैसे समझ लो, आंसर लिखना है। अगला देखो, आगे कह रहे हैं क्या कि क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज के साथ अवनमन कोण बताती है। तो देखो ध्यान रखें, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो ये जो होती है क्षैतिज रेखा होती है। ये कौन सी रेखा होती है? क्षैतिज रेखा। और अगर वस्तु यहाँ देखता है तो अवनमन कोण बनता है, वो अवनमन नहीं उन्नयन कोण बनता है। जब कोई व्यक्ति, जब वस्तु क्षैतिज रेखा के ऊपर विद्यमान हो तो दृष्टि रेखा ये हो जाए, तो दृष्टि रेखा आपकी ये होगी और क्षैतिज रेखा ये होगी, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये बनेगा उन्नयन कोण। और जब भी यहाँ बोल रहे हैं ये अवनमन कोण, तो ये गलत बोल रहे हैं, तो इसीलिए असत्य है। ठीक है, देखो तीसरे का सत्य है। आगे देखें, अगले में कह रहे हैं कि जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है, यानी कि कोई वर्ग है, कोई वर्ग चल रहा है और उसकी बारंबारता अधिकतम होती है, तो वह जो है वो बहुलक होता है। बिल्कुल सही है, यानी कि जब किसी वर्ग की बारंबारता सबसे ज्यादा हो, जैसे मान लो ये कॉलम होता है 5 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, इस टाइप से, और यहाँ बारंबारता होती है। तो इसमें मान लो ये 27 है, ये 26 है, और ये 28 है, ये 29 है, तो यहाँ पर देखो बारंबारता ये आ जाए, तो इसकी जो इस वर्ग की बारंबारता ये ज्यादा है, तो ये जो वर्ग माना जाएगा ये बहुलक माना जाता है, तो वो सही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें, अगर कोई सारणी दी गई है और उस सारणी में ये बारंबारता वाला जो नंबर है, इसमें मान लो 26 है, तो इसके संगे जो वर्ग होगा वो बहुलक वर्ग होगा। ठीक है, तो वो यहाँ बोल रहे हैं कि जिस वर्ग की बारंबारता अधिकतम होती है वह बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो ये सही है, यानी कि चौथा आपका सही है। 75 में देखो, ई और ई बार परस्पर पूरक घटनाएं होती हैं। बिल्कुल है, ई घटना है, अगर इसकी पूरक घटना की बात करें तो ये ई बार होगी, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होती है, इसीलिए इसे परस्पर पूरक घटना कहते हैं, यानी ई और ई बार को परस्पर पूरक घटना कहते हैं, तो ये सही है। ठीक है, आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक होती है। नहीं, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 से लेकर 1 तक होता है। 0 से लेकर 1 तक कुछ भी हो सकता है, ना तो 1 से बड़ा होगा और ना 1 से 0 से छोटा होगा। और ये बोल रहे हैं कि 1 से बड़ा होता है, तो ये गलत बोल रहे हैं, मतलब ये असत्य है। ठीक है, ध्यान रखें, प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 तक होता है, ना ये तो 1 से बड़ा होगा और ना 0 से छोटा होगा। तो यहाँ 1 से बड़ा बोल रहा है, इसीलिए कैसे ये असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सत्य सत्य होते हैं। आगे देखें, cos 0 का मान 1 होता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो 1, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहले का ही है। साइन 60 का मान होता है √3/2, तो साइन 60 √3/2 ये दूसरी की होती है। कॉट का मान होता है, कॉट बराबर होता है cos थीटा, मतलब cos बटे में साइन। ठीक है, साइन है, तो ये आपकी ये तीसरी होती है। आगे देखो, त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनाए गए उनके द्वारा बड़ी बड़ी इमारतें जो होती हैं उनकी ऊंचाई ज्ञात करते हैं और लंबाई भी ज्ञात करते हैं, तो आपका ये ठीक है, यानी कि जो त्रिकोणमिति के अनुपातों का उपयोग किया गया है वो बड़ी बड़ी दूरियां देखने में, ऊंचाइयां देखने में, लंबाइयां देखने में इनका उपयोग होता है। तो ध्यान रखें, तो इसमें कौन सा आएगा? सेकंड नंबर, फोर्थ का। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है, अर्धगोला ये होता है। ठीक, अगर हम पूरे गोले की बात करें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर। अगर आधे गोले की बात करें तो आधे गोले के लिए ये इतना हो जाएगा 2πr स्क्वायर, लेकिन संपूर्ण मिलाए तो ये भी आएगा, तो ये होता है πr स्क्वायर, और दोनों को जोड़ देंगे, इसका और इसका जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3πr स्क्वायर। तो आपसे ध्यान रखें, जाने कि कभी भी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या आएगा? 3πr स्क्वायर, तो यहाँ 3πr स्क्वायर है 5वें नंबर का। ठीक, अगला देखें, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त जो होता है इसके 4 हिस्सा कर दो, तो एक हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। अगर आधे मतलब चौथाई हिस्से का, चौथाई हिस्सा ही तो है, तो चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है तो 1/4 का गुणा कर दो, मतलब 1/4 πr स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1/4 πr स्क्वायर, ये यानी कि छठवीं। तो इस तरीके से आपकी जोड़ी फिनिश होती है। अगला देखें, आगे की जो सेट नंबर बी है वो आपको अगले लेक्चर में सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है।